हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बाय ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके यूनिट्स। जल्दी से हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है, इसको आपने डिनोट किया बाय कैपिटल R and it is the property of a material by virtue of which it opposes the electric current. Clear? And its unit is ohm और उसको आपने डिनोट किया था by using this symbol. After that resistivity and it is represented by rho. We can denote resistivity in terms of R also. How we can use this? So write down what is resistivity. Resistivity or specific resistance of a material may be defined as the resistance of a conductor of that material having unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। तो कंडीशन हमने क्या यूज की, एज वी नो R इज इक्वल टू रो L बाय A. If I take this L and A of unit, so if L is 1 meter and area is 1 meter square, from here we can say this R is equal to rho. If I use this specific condition, then I say this resistivity is equal to resistance. तो फिर से definition को देखिए, resistivity और specific resistance of a material. If I talk about copper, तो आप सिर्फ कॉपर की ही बात करेंगे, वहां पर मटेरियल या सैंपल चेंज नहीं करेंगे. May be defined as resistance of a conductor of that material only having unit length and unit area of cross section. तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या है, मेटल और कंडक्टर्स. तो इन सब की रेजिस्टिविटी आप एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड. इफ आई टेक लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने एरिया भी कितना लिया, 1 मीटर स्क्वायर लिया. तो ऐसे आप एक फिक्स क्वांटिटी रेजिस्टिविटी की निकाल सकते हैं. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी. एंड यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर. आफ्टर दैट कंडक्टेंस and it is denoted by G, or we also say that it is reciprocal of resistance. If reciprocal of resistance, then its unit is ohm inverse, और इसको ohm inverse को आप म्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है. and this is also Siemens denoted by capital S. ठीक है, तो कंडक्टेंस की 3 यूनिट है, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. एंड वन अनदर टर्म इज कंडक्टिविटी, और इसको आपने डिनोट किया था बाय सिग्मा. एंड दिस इज 1 बाय रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो ये टर्म हमारे बहुत काम आने वाली है, इसलिए आपको इनका डेफिनेशन एंड यूनिट अच्छे से लर्न होना चाहिए. एंड इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को आप क्या लिखते हैं, साइमेंस एंड पर मीटर. तो ये यूनिट कई बार आपको दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए सीमेंस के केस में ये क्या होगी एंड कंडक्टेंस के केस में ये क्या होगी. बहुत बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एंड उसमें ये यूनिट आपको दी जाएगी. ये ध्यान रखिएगा, सीमेंस पर मीटर है और यहाँ पे जस्ट साइमेंस है.
क्लियर? दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है. Now we can classify materials in terms of resistivity. So first we take classification of materials in terms of resistivity. ठीक है, रेजिस्टिविटी को मैंने क्या बताया आपको कि एक फिक्स वैल्यू हम कर लेते हैं बाय टेकिंग लेंथ एंड एरिया 1 यूनिट. देन मेटल्स एंड कंडक्टर्स के केस में जो रेंज होगी रेजिस्टिविटी की वो होती है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर. ठीक है, बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल और कंडक्टर के केस में, इसलिए आप क्या यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स आप यूज करते हैं फॉर कैरी करंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, रेजिस्टिविटी लेस इन केस ऑफ मेटल एंड कंडक्टर्स. एग्जाम्पल आपको पता है, इन केस ऑफ मेटल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब हम यूज करते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स हम मोस्टली यूज करते हैं. सेकेंड आप लेते हैं इसके अंदर इंसुलेटर्स. ठीक है, अब इंसुलेटर्स में क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, नेग्लिजिबल. इट मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होगी, लार्ज होगी एंड इट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁴ ohm meter. If I take glass, mica, bakelite, तो इन सभी केसेस में या हार्ड रबर हम लेते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. किस ऑर्डर में, 10⁻⁴ टू 10⁻16 ओम मीटर. इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं जहां वायर हम लगाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपने वहाँ पे नोटिस भी किया होगा कि वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ग्लास माइका या बैकेलाइट के सर्कल में हम पोल्स के साथ अटैच करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो करंट है वायर में वो पोल के अंदर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पास करेंगे, पोल्स के अंदर से, और क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. तो जहाँ तक आप करंट पहुँचाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुँचाना चाहते हैं, वो आपका पर्पस कंप्लीट नहीं होगा. तो इसलिए वो पोल के अंदर एंटर ना करे करंट, तो हम वहाँ पर इंसुलेटर्स लगा देते हैं. तो ये इंसुलेटर आपके कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी के होने चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर से पास ना करें. लेकिन जब एक्सट्रीम समर वाला आपका वेदर आता है उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट के बड़े चांस होते हैं, बिकॉज इंसुलेटर्स उस टाइम पर कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. इसलिए हम बहुत खास ध्यान रखते हैं कि जो हम इंसुलेटर वहाँ पर चूज़ करते हैं वो आपका हाई रेजिस्टिविटी का होना चाहिए. तो ये आप देखना पोल्स के ऊपर जो इंसुलेटर लगाया जाता है वो किस मटेरियल का बना है. थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स. अब सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब हाफ कंडक्टर, मतलब इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करेगी. तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट्स टू 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम मीटर. ठीक है, ये इसकी रेजिस्टिविटी होगी. एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो ये हमने क्लासीफाई किया मटेरियल्स को इन 3 केसेस. फर्स्ट मेटल और कंडक्टर्स, इनमें रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए हम वायर्स यूज़ करते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम के, बिकॉज उनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है. इन केस ऑफ इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या होती है, लार्ज होती है. और जो लार्ज है रेजिस्टिविटी वो हमने एग्जांपल देखी है, ग्लास, माइका, बेकेलाइट, हार्ड रबर इज ऑफ ऑर्डर दिस रेजिस्टिविटी. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो रेजिस्टिविटी होगी 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम मीटर होगी. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं.
Now next topic is cause of resistance and it is very important. आपको पता होना चाहिए कि resistance है वो क्या है और उसका cause क्या है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली हमसे पूछा जाता है रेजिस्टेंस क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या दे देते हो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बट एक्चुअली ये है क्या, आप इसको फिजिकली कैसे बताओगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस बेटा बाहर से कहीं से नहीं ऐड होता, जो कंडक्टर है उसी की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। तो इसको आप समझिए, इफ आई टेक कॉपर, ग्लास एंड सिलिकॉन, तो तीनों ही केसेस में क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो लैटिस क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें आप देखते भी हो कि जितने भी आपके मटेरियल्स हैं उनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। उन्हीं से क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से उनकी अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बनती है। कोई आपका बीसीसी के अंदर फॉल करता है, एफसीसी और एससी सिंपल क्यूबिक, वो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या लेते हैं कि जो आपका मटेरियल है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको करंट कब मिलता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू कर देंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपकी ये है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको करंट मिलता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस एंड से चलना शुरू हुए और कहाँ तक पहुंचना उनको, सेकेंड एंड तक। तो बीच में ये क्या करेंगे, कॉलिजन्स करते हुए चलेंगे। क्लियर। अब कॉलिजन्स किसके साथ होता है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो सकता है, सेकेंडली किसके साथ हो सकता है, मेटल आयंस के साथ भी हो सकता है। अब जो बेसिक कॉज हुआ, बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन, बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन। अब ये कोलिजन ही क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं। कोलिजन होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है आपको इतनी बात। कोलिजन्स हुए, कोलिजन्स किसके साथ है बेटा, अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है। जब इलेक्ट्रॉन वन एंड से सेकेंड एंड तक चलते हैं, ड्रिफ्ट आपने पढ़ लिया, ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट करते टाइम क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे विद मेटल आयंस एज वेल एज विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या हुआ, थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो गई। अब ये इंक्रीज होने से क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अब रिलैक्सेशन टाइम भी आपको अच्छे से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम इलेप्स करेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा सफर करते हैं फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, देन इट्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब आप इसको इस टर्म से भी समझ सकते हैं, हमने रो को डिफाइन किया था, इट इज m(n)e² टाउ। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन भी देखा है। अगर टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिस्टेंस का क्या कॉज है, क्यों रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कब कम होगा। तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए उसको, एंड रीजन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हम देखते हैं बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल जो बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में। तो कई बच्चों को डाउट होता है अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वो सोचते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी सेम थिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बेटा आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, क्लियर, एंड टेम्परेचर पर। एंड फोर्थ हमने बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपका मटेरियल कैसा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, इट एलॉयज है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। जब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस के टर्म में इफ वी टेक लेंथ एंड एरिया 1, आपने फिक्स कर दिया
आपने एल्यूमिनियम, कॉपर, सेमीकंडक्टर 3 सैंपल लिए, सबका लेंथ एंड एरिया आपने 1 यूनिट रखा एंड देन आपने मेजरमेंट किया रेजिस्टेंस का, तभी आपने रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाली। इट मींस रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, माइंड में याद रखिए हमेशा कि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको कैसे न्यूमेरिकल मिलता है और आप सॉल्व कैसे करेंगे, किस प्रोसीजर से। तो न्यूमेरिकल होगा ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। व्हाट विल बी, और यहाँ पे एक स्किप होगी ये चीज, ए वायर ऑफ 10 ओम लिख लीजिए, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है। व्हाट विल बी इट्स, फर्स्ट थिंग पूछी गई है रेजिस्टिविटी एंड सेकेंड न्यू रेजिस्टेंस। अब देखिए गिवन क्या है आपको, रेजिस्टेंस है 10 ओम, लेंथ कितनी है वो नहीं दी हुई, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है L। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए, मैंने एक मटेरियल लिया ये, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा L, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो आप मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि इस मटेरियल को या कंडक्टर को क्या कर दिया, वायर को स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच किया, थ्राइस, मतलब जो पहले लेंथ थी उससे 3 टाइम इसको स्ट्रेच कर दिया। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, इफेक्ट होगा, यस होगा, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने जो वॉल्यूम लिया पहले, जो वॉल्यूम था ओरिजिनल बिफोर स्ट्रेचिंग, इट इज A इंटू L। जब आप इसको स्ट्रेच कर देते हो तो लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, तो आपने कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर मटेरियल ऐड नहीं किया, तो किस पे इफेक्ट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। सोचिए इस प्रॉब्लम को, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, उसको खींच रहे हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, थिन होती जाएगी वायर, उसका वॉल्यूम के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम अब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कैसे लिखते हैं आप, एरिया इनटू लेंथ। तो हम किसकी बात करेंगे अब, जो न्यू कंडीशन होगी। अब न्यू कंडीशन क्या है, इसको आप लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, नई जो लेंथ आई उसको आपने रिप्रेजेंट किया बाय L डैश, तो कितनी हो गई अभी 3L, मतलब पहले अगर L थी तो अब थ्राइस हो गया, मतलब 3L, थ्राइस ऑफ प्रीवियस लेंथ। व्हाट अबाउट एरिया, एरिया का क्या होगा, जस्ट एरिया क्या होगा, अगर 3 टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट A बाय 3, 1/3 टाइम, बिकॉज आप पढ़ते हो कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस प्रॉब्लम को आप फिर क्या देखेंगे, न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम इज V डैश एंड इट इज इक्वल टू A डैश L डैश, ये होगा। लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड। अगर अनचेंज है तो वी कैन पुट AL इज इक्वल टू A डैश L डैश, ये पुट कर सकते हैं। और अगेन L बाय L डैश इज इक्वल टू A डैश बाय A। क्लियर है ये पॉइंट। अगेन दिस इज L एंड L डैश इज इक्वल टू 3L, तो L this cancel out and it is 1/3, so we can say that A dash by A कितना है आपका 1/3 है। तो यहाँ से भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि जो लेंथ है, न्यू लेंथ, वो क्या हुई, मल्टीप्लाई हुई, जितना चेंज हुआ। अगर 5 टाइम्स कहता तो 5L, 4 टाइम 4L एंड एरिया 1/3 हो गया, तो A/3। यहाँ से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगेन
फॉर्मूला हमें पुट करना है, तो न्यू रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो न्यू रेजिस्टेंस को आप किससे डिनोट करेंगे? बाय आर डैश। प्रीवियस को आपने आर से किया, दैट इज इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश। क्लियर? अब आप कहेंगे रो डैश क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो लेंथ है वो अगर कॉपर की है तो उसी को स्ट्रेच किया गया है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। अगर मटेरियल चेंज नहीं होता तो रेजिस्टिविटी दोनों ही केस में सेम होगी। अगर मटेरियल चेंज होता है तब आप कहोगे यस रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, ओल्ड रेजिस्टेंस क्या था? ओल्ड रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने देख ली है अबाउट न्यू रेजिस्टेंस एंड ओल्ड रेजिस्टेंस। अगर आपको क्या निकालना है न्यू रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा। नाउ बाय डिवाइडिंग वी हैव r dash by r rho and it is l dash by a dash and it is rho l by a. This both cancel out and we have l dash by l into, ये ऊपर जाएगा तो a by a dash। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज हैं। l dash कितना आया था बेटा? 3l and this is l and a by a dash किसके इक्वल था? a by a dash 1/3 के, सॉरी a dash by a is 1/3। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल चाहिए तो इट इज बिकम 3। दिस इज कैंसिल आउट and we have this is 9. Now it is r dash by r is equal to 9. We have value of r is how much? 10 ohm. Put this value, r dash is equal to 9r, or again it is 9 into 10 ohm and it is comes out to be 90 ohm. तो आपको प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या था कि जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो थ्राइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी? तो आप उसमें क्या लिखेंगे? रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम because by stretching length या by increasing area of cross section resistivity will not be affected. And what about resistance? Resistance change हुआ and it becomes 90 ohm. पहले वाला कितना था? 10 ohm। जब आपने इसको थ्राइस कर दिया तो चेंज कितना हुआ? दिस इज 90 ohm। तो आपको प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करना है अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन पेपर में आता है। अब आपने जो क्वेश्चन अभी देखा हम उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करते हैं और वो क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इसमें हम लेंगे, अगर जनरल केस लेते हैं, ए वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन r ohm. Again what will be its new resistance? तो सबसे पहले देखिए आपने वायर को कितना स्ट्रेच किया? n टाइम्स। तो n टाइम्स किया है तो L इज इक्वल टू n इंटू L, ठीक है। न्यू लेंथ क्या होगी? 10 और दिस इज L डैश बाई L इज इक्वल टू n। अब हम देखते हैं एरिया। एरिया क्या होगा? न्यू एरिया इज A डैश एंड इट इज A बाई n और A डैश बाई A इज इक्वल टू 1/n। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद हमने क्या कहा कि वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड। अगर वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड है तो वी कैन से AL इज इक्वल टू A डैश L डैश, वी कैन राइट दिस, और L बाई L डैश इज इक्वल टू A डैश बाई A। क्लियर है इतना आपको?
L by L dash कितना गिवन n and A dash by A is given 1 by n, तो दोनों वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, R dash by R and it is equal to L dash by L and here A by A dash। तो L by L dash की वैल्यू कितनी है, L by L dash की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, दैट इज n इंटू A by A dash। यहाँ पर क्या है, A dash by A, अगर हम यहाँ से बेटा निकालते हैं हम A by A dash तो कितना होगा n, तो इंटू कितना आया n, तो R dash इंटू दिस इज n स्क्वायर और ये वैल्यू उधर लेके जाइए R, तो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अब प्रॉब्लम देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया हुआ था कि जो लेंथ है उसको n टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो लेंथ है उसको कितना टाइम इंक्रीज किया था, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो 3 का स्क्वायर एंड ओल्ड रेजिस्टेंस कितना हुआ था 10, तो दिस इज 9 एंड 90 ओम। तो देखिए बाय यूजिंग दिस ट्रिक आपने कितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक से करेंगे। इफ 2 मार्क्स का आता है तो आपको कंप्लीट पूरा स्टेप्स को फॉलो करना है, देन आंसर निकालना है। बट एमसीक्यू में आपको टाइम कम लगना चाहिए, तो वहाँ पर आप ये ट्रिक यूज करके आंसर सॉल्व करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है। 1-2 मार्क्स का इसमें ग्राफ क्वेश्चन या फिर आपका कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर हम किसका इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का, कि रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगेन हम फिर से 3 मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए रो, ठीक है, दिस इज m(n)(e)² टाउ। रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बेटा, m एंड e दोनों उसके लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो वेरी कौन कर रहा है, n इज व्हाट, नंबर, कौन से नंबर थे भाई, यस याद है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टाउ इज व्हाट, हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे, यस रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स एंड कंडक्टर्स के बारे में, जो हम मोस्टली यूज करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हर जगह आप देखते हैं मेटल एंड कंडक्टर्स के बारे में, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, रेजिस्टिविटी कम है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मेटल एंड कंडक्टर्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो हम फिर अल्टरनेट यूज़ करते हैं, जो आप चैप्टर सेमीकंडक्टर्स में आप पढ़ेंगे, बिकॉज इन दिस मॉडर्न ईरा वी यूज सेमीकंडक्टर इंस्टेड ऑफ मेटल्स, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या मिली, लिमिटेशन मिली। देख लेते हैं कैसे लिमिटेशन मिली है। अब मेटल एंड कंडक्टर के केस में स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या होता है। एन वेरी लार्ज है ना, पढ़ चुकी हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेटल्स के केस में बहुत ज्यादा होते हैं। किस ऑर्डर के होते हैं, 10⁻28 क्यूबिक मीटर। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, आपने टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से एन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इंक्रीज कर देगा, उनकी थर्मल वेलोसिटी। तो टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटीज। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स will acquire high thermal velocities and vibrate with high amplitude। ठीक है, बहुत एनर्जी मिल गई उनको, हीट एनर्जी जो बोलते हैं, और हीट एनर्जी क्या करती है, हमेशा डिसिपेशन के फॉर्म में आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे,
they suffer more collisions और ज़्यादा collisions होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने से इलेक्ट्रॉन ने क्या एक्वायर कर ली, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी से वो क्या करने लगे, हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से दे सफर फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज विद मेटल आयंस। रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, डिक्रीज होने से क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई। अभी तक हम क्या बात करते थे कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एक्सट्रीम समर आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से जब जो कंडक्टिविटी है वो कम हो गई है, कंडक्टिविटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सिग्मा, डिक्रीज हो गई। क्या अब ये हमारे यूज के हैं, यस, आंसर विल डेफिनेटली नो। तो ये ओम्स लॉ को कब तक फॉलो करते हैं, जब तक टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको लिखने हैं जब आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटल्स के रेजिस्टिविटी पे या कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम बेटा कॉपर के लिए बात कर लेते हैं। कॉपर आपका फेवरेट वन है ना, बिकॉज इसकी वायर्स बनती हैं। तो कॉपर के केस में हमने देखा दिस इज रो एंड दिस इज टाइम। तो एट वेरी लो टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या होनी शुरू हो जाती है, उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और कंडक्टिविटी डिक्रीज। तो यहाँ पे आप किस टाइप का ग्राफ देखते हैं, एट वेरी लो टेम्परेचर लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये दिस इज द कॉपर केस। यहाँ पे देखिए लो टेम्परेचर है, यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ नॉन लीनियर वे से, और ऐसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है अब डिक्रीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनिशियली आपने देखा कि हाइयर पावर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये नियरली सैचुरेट होती जा रही है। तो ऐसे आपको ग्राफ शो करना है, वेरिएशन ऑफ रो विद टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स, या आप कॉपर के केस में भी शो कर सकते हैं। अब हम एक बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं टू चेक आउट द चेंज इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इंक्रीज। तो उसके लिए हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो ये अल्फा होता क्या है, दैट शोज चेंज इन रेजिस्टिविटी per resistivity with change in temperature, that is shows change in resistivity, that is original resistivity into change in temperature। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना है, रो इज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, रो नोट जो टेम्परेचर बढ़ने से पहले थी। तो आप इंक्रीमेंट कैसे देखोगे, आपने पहले टेम्परेचर नोट किया, वहाँ पर रेजिस्टिविटी नोट की, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे थी 10 ओम मीटर। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज, मान लीजिए 30 हो गई। अब आपसे पूछा जाता है कितना चेंज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 10, तो वो 30 यहाँ, ओरिजिनल पहले कितना था 10, दैट शोज चेंज इन रेजिस्टिविटी। अब आपको निकालना है 1 यूनिट के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल रेजिस्टिविटी के साथ, एंड दैट चेंज इन टेम्परेचर, पहले कितना था T नोट, बाद में कितना था T, पहले टेम्परेचर था आपका 5 डिग्री, देन हो गया 100 डिग्री। तो आप कैसे शो करेंगे चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी डिवाइड में आया
एंड चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आफ्टर दैट अगर आपसे पूछा जाता है इन केस ऑफ मेटल क्या होगा, इन केस ऑफ मेटल्स अल्फा की वैल्यू, तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज। तो पहले कितनी होती है, कम वैल्यू, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अगर रेजिस्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज कर रही है तो ज्यादा में से आप कौन सी वैल्यू कर रहे हो, कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट, डिवाइड आप करेंगे तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज, तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू। तो इन केस ऑफ मेटल अल्फा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है इन केस ऑफ मेटल दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज रेजिस्टिविटी हमेशा राइज करती है। सेकेंड थिंग, अगर आपको बोला जाता है कि आपको निकालनी है रो की वैल्यू, ठीक है, कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू आएगी दैट इज अल्फा एंड हियर इज dt। तो इसके दूसरे फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी रो, दिस दैट इज रो नॉट एंड दैट शोज चेंज, तो dt। जब आपको चेंज शो करना है तो आप डी वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे डी रो दैट शो चेंज इन रेजिस्टिविटी, पर चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ resistivity may be defined as change in resistivity यहाँ पे लिख लीजिए ऑफ ए मटेरियल, अगर हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, मे बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट resistivity per unit change या rise in temperature. Clear? In this manner we can define alpha. Second case हम लेके चलते हैं about alloys. तो alloys क्या होता है, alloys are homogeneous mixture of different elements. Example, nichrome, मैग्नीन, तो ये सभी एलॉयज हैं, नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम, हेयर मैग्नीशियम, निकल, इन सबको हम मिक्स करके क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। अब हमको देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा एलॉयज की रेजिस्टिविटी पे। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं इसके केस में कि जो अल्फा वैल्यू है, जो अल्फा है दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होता है इसमें, बहुत ही स्मॉल होता है। सेकेंड थिंग इसमें हम देखते हैं alloys show very weak dependence on temperature, ठीक है। थर्ड, जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम हैज negligible change in resistivity on increase of temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी जो रेजिस्टिविटी में चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन केस ऑफ नाइक्रोम। दैट्स व्हाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटर वायर। देखा होगा आपने, हीटर वायर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है उसके अंदर, फिर भी जो उसकी वायर होती है वो गर्म नहीं होती। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होते ही अगर उसमें चेंज आता है तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो हम एलॉयज की हम उसको इसलिए बनाते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वायर मेल्ट ना कर सके। अब अगर हम रेजिस्टिविटी की केस देखते हैं इन केस ऑफ नाइक्रोम, तो ग्राफ अगर आप देखते हो रो एंड टेम्परेचर के ऊपर, तो सबसे पहले मेटल और एलॉयज में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि मेटल के केस में जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो रेजिस्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, बट एलॉयज के केस में
पहले से ही उनकी लिख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज वेरी लार्ज, तो उनकी बहुत लार्ज होती है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इनिशियली दिस नाइक्रोम और एलॉयज हैव सम रेजिडुअल, दिस मच आर रो नोट इज नोन एज रेजिडुअल रेजिस्टिविटी, उनके पास पहले से इतनी रेजिस्टिविटी होती है, तो इतनी वैल्यू तक टेम्परेचर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर की बात करते हो तब इनकी रेजिस्टिविटी चेंज होना शुरू होती है। तो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसका जीरो से स्टार्ट नहीं होता ग्राफ, इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा। हर एक एलॉयज के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। अगर हम निकल की बात करें तो इसके लिए इसकी रेजिडुअल रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं देन इट शोज चेंज। इनिशियली आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड केस हम लेते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ऑन रेजिस्टिविटी। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स both are fall under the category the semiconductor and insulators. At 0 Kelvin semiconductor also behave insulator. तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला देखा था m is n e square tau। तो जब हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन टाउ नेग्लिजिबल। मेटल के केस में n हमारे पास पहले से ही ज़्यादा थे, तो टेम्परेचर देने से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि पहले से उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पर जितने हमारे पास हैं हम उन्हीं पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको बोला जाता है कि इतनी आपके पास रोड है और उसके अंदर आपको 30 साइकिल्स रन करवानी है, लेकिन अगर आपके पास 10 ही अवेलेबल है तो चाहे पाथ कितना ही वाइड आप कर दो, आपके पास कितना है 10 ही है, आप 30 कहाँ से लेके आएंगे। तो वही जो बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन है वो किसके पास, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, कि उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही कम है, तो वो कंडक्टिविटी कहाँ तक दे सकते हैं, 10 तक, उसके बाद उनके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो व्हाट हैपन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका रिलैक्सेशन टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 जो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने कंडक्टिविटी दे दी, उसके बाद रिलैक्सेशन मतलब जगह ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उनका जो कोलिजन है वो भी कम होगा, बिकॉज n उनके पास कम है। तो यहाँ पर इफेक्ट किस पे होगा, यहाँ इफेक्ट n पे होगा। क्लियर है ये चीज़? टाउ के ऊपर नेग्लिजिबल है, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आपने पढ़ी है, नहीं तो हम फिर से सेमीकंडक्टर चैप्टर में डिस्कस करते हैं इसको थ्रोली। वैलेंस बैंड एंड हियर कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कि वो जंप करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ये जो इनका एनर्जी गैप था, जो एनर्जी गैप है उसको कवर कर जाते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में ये गैप थोड़ा कम होता है, इंसुलेटर के केस में ये अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन को दे जंप इनटू कंडक्शन बैंड एंड स्टार्ट कंडक्टिंग। तो n क्या हो गई, इंक्रीज हो गई टेम्परेचर बढ़ने से। अगर n बढ़ जाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज। इट मीन्स सेमीकंडक्टर हमारे लिए यूजफुल हुए, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मोस्टली इट इंक्रीज, जब ये इंक्रीज होता है तो हमारे लिए यूजफुल है, बिकॉज ये जो टेम्परेचर है ये किसको फ्री करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने का काम कर रहा है। एंड एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स सेमीकंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी,
व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। सिमिलरली हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं। इंसुलेटर्स में एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या होते हैं, बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे एंड इंसुलेटर ऑल्सो स्टार्ट कंडक्टिंग। यस, इंसुलेटर भी कंडक्ट करते हैं जब आपका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। जैसे मैंने बात की थी, जो पोल्स पर इंसुलेटर लगे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा पीक वाली गर्मी आती है उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंसुलेटर्स हैं वो भी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे और जो वायर्स थी, ठीक है, उन वायर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, इंसुलेटर के अंदर, और इंसुलेटर कहाँ, अर्थिंग कर देगा, तो आगे आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे, सारे कहाँ फ्लो कर जाते हैं, अर्थ में। उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर में भी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमने केस देखा मेटल्स में कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और एलॉयज के केस में क्या होता है, उनके पास पहले रेजिस्टिविटी होती है, उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टिविटी सेम कांस्टेंट रहेगी। तो उसका ग्राफ हमने देखा था, रेजिडुअल है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाती है एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। दिस इज रो नॉट, दिस इज रो एंड दिस इज टी। ठीक है, ये केस हमने देखा था इन केस ऑफ एलॉयज। सेमीकंडक्टर के केस में ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे, इफ दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज रो, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियली क्या थी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा थी, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ऐसे हाइपरबोला शेप बनेगी इसकी। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आप इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। तो एलॉयज के केस में क्वेश्चन आता है, एलॉयज आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। जो लैब में रेजिस्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं, वहाँ पर हम एलॉयज को यूज़ करते हैं, मेटल्स को यूज़ नहीं करते। बिकॉज आपने देखा होगा हीटिंग इफेक्ट आता है, जैसे आप लार्ज टाइम के लिए करंट उसके अंदर फ्लो करते हैं किसी सर्किट के अंदर या किसी एपरेटस के अंदर, तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वैल्यू वेरी कर रही है। जो आपने 10 ओम किया था थोड़ी देर पहले, आफ्टर हीटिंग या तो वो इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज, तो आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, आपका मेजरमेंट ठीक नहीं। तो हम वहाँ पर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एलॉयज यूज़ करते हैं। तो एलॉयज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हीटिंग के बाद भी उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, एलॉयज मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर कॉइल्स। उसका रीज़न क्या है, रीज़न बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई एलॉयज आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। फर्स्ट रीजन आप लिखेंगे, जो अल्फा होता है वो कैसा है, स्मॉल, एंड सेकेंड थिंग रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ एलॉयज वेरी लार्ज। तो ये 2 रीजन आपको लिखने हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ एलॉय स्मॉल होता है, सेकेंड रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज वेरी लार्ज। उसके बाद एक और इसमें मटेरियल हम देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम क्या देखते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, जैसे ही उसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो सॉल्यूशन है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। फास्टर होने से उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, मूवमेंट अगर फास्टर होती है, एन नंबर क्या हो गए, फ्री हो गई है, एंड इफ दिस इज मोर देन रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो वो केस आपका नहीं पूछा जाता है, मोस्टली मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, एलॉयज एंड इंसुलेटर्स, ये केस आपके डिस्कस हो गए हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।